हाय गाइस, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आज हम इसमें ये जानेंगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ मीनिंग क्या होती है, इसके डेफिनेशन क्या है एंड इसके ब्रांच क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो किसके अंतर्गत आता है। ठीक, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र का ही एक पार्ट है। ठीक, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम धन से संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। वही क्या कहलाता है, हमारा अर्थशास्त्र या धन का विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब अर्थशास्त्र को 1933 में सर्वप्रथम ओस्लो विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है, नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फ्रीस ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में विभाजित करा था। किस किस में? सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र या कि फिर व्यापक अर्थशास्त्र। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटा, निम्न कहा जाता है। ठीक, देन जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़ा, व्यापक या उच्चतर अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो होता क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो इंग्लिश में इसका मीनिंग अर्थ होता है वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इसमें माइक्रो शब्द है ये ग्रीस भाषा के माइक्रो से बना है। इसका अर्थ होता है लघु या स्मॉल। अब हम ये जानते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अर्थशास्त्र से अभिप्राय किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग अथवा विशिष्ट मूल्य का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत वैयक्तिक इकाइयों जैसे इंडिविजुअली यूनिट्स, जैसे एक फर्म, एक उद्योग तथा किसी एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन करते हैं। ठीक, सूक्ष्म अर्थशास्त्र इस बात की जानकारी भी देता है कि वस्तु अथवा सेवा की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। यही कारण है कि इस अर्थशास्त्र या इस विश्लेषण को कीमत सिद्धांत यानी कि प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका दूसरा नाम और क्या है, प्राइस थ्योरी। ठीक, अब हम इसके डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर बोल्डिंग हैं, उनके अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसी विशिष्ट आर्थिक घटनाओं तथा उनकी पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है तथा इसमें विशिष्ट आर्थिक मात्राएं एवं उनका निर्धारण भी सम्मिलित है। कहने का मतलब ये हुआ कि उनके अनुसार, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो केवल क्या करते हैं, इंडिविजुअली जो इकोनॉमिकल घटनाएं होती हैं उनका ही क्या करते हैं, वो अध्ययन करते हैं, और जो इंडिविजुअली हमारी घटनाएं हैं उन्हीं का क्या करते हैं, आपस में प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक, जो दूसरी डेफिनेशन दी है वो दे रखी है प्रोफेसर चैम्बरलेन ने। ठीक, सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। इसका संबंध अंतर वैयक्तिक संबंधों से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो क्या करता है, केवल व्यक्तिगत व्याख्या ही करता है। ठीक, इसका संबंध केवल इंडिविजुअली है, ये किसी एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु का ही ये अध्ययन करता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हम सिर्फ आलू का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा,
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसके विपरीत यदि हम समस्त सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं या उनका अध्ययन कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या करती है? अध्ययन करती है। मैंने समष्टि अर्थशास्त्र पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक, अब हमें जानते हैं कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसकी शाखाएं कौन कौन सी है। ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाओं को समझने से पूर्व इसके सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे उपयुक्त सिद्धांतों का समावेश होने के कारण सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। अब हम इसको देखेंगे। ठीक, ये है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जो सबसे पहले हमारे थे वस्तु मूल्य का निर्धारण, जो सबसे पहले थ्योरी थी, इसके अंतर्गत हमारा आता है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। दूसरा आता है उत्पादन एवं लागत सिद्धांत। उसके बाद इसी में आता है साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। ठीक, जो लास्ट है हमारा आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिकल वेलफेयर। ठीक है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होगी? टोटल 3 टाइप्स की शाखाएं होगी। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन कौन से? सूक्ष्म स्थितिकी यानी कि माइक्रो स्टैटिक्स, दूसरा है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिक्स, और तीसरा है सूक्ष्म प्रावेगिक यानी कि माइक्रो डायनेमिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सूक्ष्म स्टैटिक्स यानी कि माइक्रो स्टैटिक्स होता क्या है। सूक्ष्म स्टैटिक्स विश्लेषण में किसी दी हुई समयावधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं यानी कि मैक्रो क्वांटिटीज के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। इस विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि संतुलन की स्थिति एक निश्चित समय बिंदु से ही संबंधित है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स टाइम पीरियड में हम किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये हमारा क्या कहता है? सूक्ष्म स्थितिकी कहता है। अब दूसरा देखते हैं तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी। तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, परंतु यह पुराने संतुलन के बीच संक्रमण काल पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता। यह विश्लेषण एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंचता है, परंतु यह नहीं बताता कि संक्रमण काल में क्या होता है। उदाहरण के लिए मांग और पूर्ति के संतुलन के परिणाम स्वरूप बाजार में किसी वस्तु की कीमत 15 रुपये तय होती है, जब किन्हीं कारणों से मांग और पूर्ति का पुराना संतुलन टूटता है और नए संतुलन से वस्तु की कीमत 10 रुपये तय होती है। सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण इन दोनों की आपस में तुलना तो करता है, परंतु यह नहीं बताता कि नया संतुलन किस क्रिया से स्थापित हुआ है। इस प्रकार सूक्ष्म स्थितिकी विश्लेषण में केवल 2 स्थिर चित्रों की तुलना ही की जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है? तुलनात्मक स्थितिकी में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, प्राइस का ही है, टाइमिंग का है, हर चीज़ को हम इसमें क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट जो है इसका टाइप्स है वो है सूक्ष्म प्रावेगिकी यानी कि माइक्रो डायनेमिक। इस विश्लेषण के माध्यम से हम पुराने संतुलन से नए संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं। यह विश्लेषण पुराने और नए संतुलन के संक्रमण काल को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के संतुलन का परिणाम होती है। अब
मान लीजिए कि बाजार में उस वस्तु की मांग घट जाती है। मांग के घट जाने से बाजार में मांग पूर्ति का संतुलन टूट जाएगा। एक संभावना यह भी है कि वस्तु की कम कीमत पर नया संतुलन स्थापित होने से पूर्व असंतुलनों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो गई है। और यह विश्लेषण उन सभी घटनाओं का पूर्ण अध्ययन करता है जो पुराने संतुलन में बाधा डालने और नए संतुलन के स्थापित होने तक संक्रमण काल में घटित होते हैं। दूसरे शब्दों में, इस विधि के द्वारा संक्रमण काल की सारी घटनाओं का पूरा चित्र प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि जो सूक्ष्म प्रावैगिक होता है, ये क्या होती है, एक गतिशील प्रक्रिया होती है, ये हमेशा चलती रहती है। ठीक, ये क्या है, तभी इसका नाम क्या है, माइक्रो डायनेमिक। अब हम ये जान लेते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या में सहायता करते हैं। इसका संबंध समूह या व्यापारिक स्थितियों से नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये केवल क्या करते हैं, इंडिविजुअली किसी व्यक्ति की इनकम को, जैसे प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रयोग करेंगे। इसके विपरीत यदि हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरा हमारा इसका जो विशेषता वो है छोटे छोटे चरों का अध्ययन करना। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, एक उपभोक्ता का उपभोग व एक उत्पादक का उत्पादन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें अगर एक व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग नहीं कर रहे हैं या किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो ओनली 1% से हमारी इकोनॉमी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरी इसकी जो विशेषता वो है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें मांग और पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इस संदर्भ में हम मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका प्रयोग और इसकी आवश्यकताएं क्यों आवश्यक है। ठीक, यूज एंड नीड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जो इसकी आवश्यकता है या इसका प्रयोग है वो हम किस में करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत उत्पादन आदि के संयोग से ही सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति का रूप सामने आते हैं। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान होना कंपलसरी होता है। यदि हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी होगी तभी हम क्या करेंगे, अन्य व्यक्तियों के बारे में भी सामूहिक रूप से क्या कर पाएंगे, जानकारी कलेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है या इसका प्रयोग होता है। दूसरा इसका जो प्रयोग होता है आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक, यानी कि हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आर्थिक व समस्याओं में कीमत निर्धारण और वितरण की समस्या प्रमुख है। उत्पादन का प्रत्येक साधन अपने लिए अधिक पारिश्रमिक की मांग करता है। इसी प्रकार कीमत कितनी ली और दी जाए, इन तमाम समस्याओं के निदान के लिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र सक्षम है। ठीक है, यानी कि हम किसी वस्तु का निर्धारण करते हैं, कितनी उसमें बेचें या किस में खरीदें, तो ये सब क्या करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र ही करता है। ठीक है, अब तीसरे जो इसके सहायक है या इसका प्रयोग होता है या इसकी आवश्यकता होती है वो होती है आर्थिक नीति के निर्धारण में। हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज होती हैं उसमें वो किस प्रकार हेल्प करते हैं उसको हम देखते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी है। इसमें सरकार की आर्थिक नीतियों का अध्ययन इस दृष्टि से किया जाता है कि उनका व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों के कार्यकरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि सरकार की नीतियों का विशिष्ट वस्तुओं की कीमत तथा मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है और सरकार की नीतियां साधनों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी
आवश्यकता की, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की आवश्यकताएं क्यों पड़ती है। अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्या इसकी सीमाएं रही हैं और कैसे इसकी आलोचनाएं हैं। इसकी लिमिटेशन देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता है, परंतु कुछ सीमाएं अथवा दोष भी इसकी हैं। ठीक है, इसके जो क्या क्या दोष हैं वो देख लेते हैं। केवल विशिष्ट कार्यों का विश्लेषण। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन करता है। इस प्रकार के विश्लेषण में राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्री अध्ययन एक पक्षीय होता है। ठीक, दूसरी जो इसकी दोष है या लिमिटेशन है वो है कि अवास्तविक मान्यताएं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, इसीलिए इसे काल्पनिक भी कहा जा सकता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र केवल पूर्ति रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में ही सही कार्य कर सकता है, जबकि पूर्ण रोजगार की धारणा काल्पनिक है। इस संदर्भ में प्रोफेसर किन्स ने लिखा था, पूर्ण रोजगार की कल्पना करना अपनी कठिनाइयों से मुख मोड़ना है। ठीक, तीसरा इसका जो दोष है वो है कुछ आर्थिक समस्याओं के लिए अनुपयुक्त। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी हैं जिनका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मौद्रिक नीति, राजस्व नीति, औद्योगिक नीति, आयात निर्यात आदि। यही कारण है कि आज व्यापक अर्थशास्त्र का बोलबाला क्या है, अधिक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से अधिक क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र प्रचलन में है। ठीक, नेक्स्ट इसका जो दोष है वो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता। इट्स डज नॉट स्टडी द होल इकोनॉमी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर व्यापक निर्णय ले लेते हैं या व्यक्तिगत धारणाओं को ही व्यापक क्षेत्र के लिए भी सही मान लेते हैं, परंतु व्यवहार में यह सही नहीं होता। उदाहरण के लिए बचत करना ठीक व्यक्तिगत दृष्टि से उचित है, परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं, क्योंकि इससे उपभोग, उत्पादन और रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।